हेलो आनंद जी। तो आज मैं इस चीज़ के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि मैं जब जैसे करोल बाग में रहता था, वहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे ट्यूशन सेंटर्स होते थे 9th और 10th के बच्चों के लिए। और 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने देखा कि पारस्टियाना में कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर अभी है नहीं, ना ही कमर्शियल में ना ही वैसे है। और आसपास ही मेरे को लग नहीं रहा कि कोई ऐसा बड़ा प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर है। तो मैं आपका ऐसे ओपिनियन चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या मेथोलॉजी होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि प्रोफेशनल ट्यूशन होना ठीक है। सेक्टर 137 में थोड़ा सा चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं अगर प्रोफेशनल उसकी तरफ जाते हो आप। अच्छा, आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह के लिए कोचिंग है यहाँ पे, आकाश इंस्टीट्यूट है, आपका बाइजूस है, फिजिक्स वाला है। बट आप जब ट्यूशन्स की बात आती है तो जनरली रिलाय करते हैं लोग कि होम ट्यूशन्स मिल जाए हमें 10th क्लास के लिए, बच्चा छोटा होता है। अच्छा, ट्यूशन सेंटर में अगर आप जब बच्चे को भेजोगे तो उस ट्यूशन सेंटर और स्कूल के क्लास में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है जब भी आपके बच्चे 8 या 10 से ज़्यादा हो जाते हैं इन नंबर्स। अच्छा, 10 नंबर से ज़्यादा स्टूडेंट्स होने पे क्या दिक्कत आएगी कि बच्चा वही स्कूल वाली प्रॉब्लम फेस करेगा। आपका टीचर जो है उस बच्चे पे मैन टू मैन यानी कि इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे सकता है। तो होम ट्यूशन्स आर बेटर देन कोचिंग सेंटर, ये मेरा सिंपल कहना है। आप देखिए, बड़े कोचिंग सेंटर का होना ही सिर्फ अच्छा नहीं होता है पढ़ाई के लिए, एक अच्छा होम ट्यूशन होना उससे भी एक अच्छी पढ़ाई हो सकती है। एक ट्यूशन का ये होम ट्यूशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके 7 या 8 बच्चे हैं, तो आप इंडिविजुअल फोकस करके हर बच्चे की कमियां बता सकते हो, हर बच्चे की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं उन पे काम कर सकते हो। अच्छा, बच्चा कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो टीचर से डायरेक्टली बोल सकता है। कोचिंग सेंटर में क्या होता है, बहुत बार कुछ जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, वो क्या बोल देंगे, ओके सर, वी गॉट इट। तो जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता है वो उनके सामने अपने आप को एम्बेरस फील करता है, तो वह एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अच्छा, होम ट्यूशन जो छोटे छोटे सेंटर्स चलते हैं उसमें क्या होता है, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं इंडिविजुअली हर बच्चे को रीच आउट करता हूँ। मैंने पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक समझाया तो उस टॉपिक में क्या होगा कि मैं हर बच्चे से पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी स्टूडेंट्स की कम है। तो मैं उन्हें कांटेक्ट इन सेंस में उनसे पूछ सकता हूँ कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सोल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया आपको समझ। अच्छा, मुझे जब ग्रुप छोटा होता है यानी आपके 7 या 8 स्टूडेंट होते हैं, तो हम उनकी आइज़ में देख के पता कर पाते हैं कि बच्चे को टॉपिक समझ आया या नहीं आया। तो एक बड़ा कोचिंग सेंटर होना वो एक अलग चीज़ है, बट बच्चे को नॉलेजेबल होना और अच्छी जगह पर पढ़ाना वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, होम ट्यूशन्स में भी आपको अच्छे मिल जाएं ये ज़रूरी नहीं है, हर जगह होम ट्यूशन्स अच्छे नहीं होते। तो आप उसमें ये कर सकते हो कि अपने बच्चों को 1-2 दिन के लिए ट्रायल के तौर पे भेज सकते हो। आपका बच्चा परसेप्शन बताएगा, टीचर का अप्रोच बताएगा, आपका बच्चा स्टूडेंट वो टीचर को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है वो चीज़ें भी बताएगा। आप अच्छा डायरेक्टली इंटू हो सकते हो टीचर के साथ, जैसे पेरेंट्स हैं, उनको कोई भी डाउट है तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में तो सुनवाई नहीं है, पहले मैनेजमेंट को आप मतलब कांटेक्ट करोगे, आफ्टर दैट वो मीटिंग शेड्यूल करेंगे। स्कूल की तरह ही होगा सब कुछ कि आपको महीने में एक बार टीचर से मिलने को मिलेगा। यहाँ क्या है, आप डायरेक्टली आ सकते हो, अपनी बातें बता सकते हो, आपके बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आपका बच्चा किस सब्जेक्ट पे वीक है उसकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आपका टीचर जो है वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअली काम करेगा आपके हर एक टॉपिक पे। बच्चा अगर किसी टॉपिक में कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा काम करेगा, अच्छे से पढ़ाएगा उस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से बड़ा ट्यूशन सेंटर होना ही सब कुछ अच्छा नहीं है। एक होम ट्यूटर अच्छा है, होम ट्यूटर इन सेंस के अगर आपके घर पढ़ाने आ रहा है या आप मेरे घर पे आ रहे हो। बट छोटा ग्रुप एक अच्छी नॉलेज और अच्छे एजुकेशन का एक फील्ड हो सकता है। हमेशा सिर्फ बड़ी चीज़ जो दिखती है वो अच्छी नहीं होती है, ये ज़रूरी नहीं है, छोटी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो आनंद जी, जैसे मैंने सुना है कि आप 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट मेरे हिसाब से आप साइंस और मैथ्स पढ़ाते होंगे जो कि बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है। अब मैथमेटिक्स का जो मेरे को याद है बचपन का, क्योंकि मेरे को तो कई साल हो गए हैं करते हुए, किए हुए अपना 10th। तो मेरे को जो याद है हमारा तरीका ये होता था कि पहले पूरी एनसीईआरटी कर दी 3 बार, उसके बाद आर एस अग्रवाल कर दी, लेकिन आर डी शर्मा को हाथ नहीं लगाया, और फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम लोग करते थे। तो आपके हिसाब से क्या मेथोलॉजी आज के दिन के हिसाब से सही है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, बुक्स हमारी वही हैं। आजकल हमने देखा कोविड के बाद में सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, उसे थोड़ा सा मार्जिनलाइज किया गया। सिलेबस को कैसे किया गया है कि जो चीज़ें हमारी 11th और 12th में फर्दर आगे आने वाली हैं तो उन चीज़ों को एनसीईआरटी ने इस टाइम कट कर दिया है, यानी कि बच्चों को ज़्यादा बर्डन न पड़े, इसलिए उन चीज़ों को रैशनलाइज करके फिल्ट्रेशन करके उन चीज़ों को हटा दिया गया है, क्योंकि आप आगे तो उसे पढ़ने वाले हो।
तो चीज़ें ज़्यादा रिपीटेशन होता था तो उससे क्या होता था, बच्चा थोड़ा प्रेशर फील करता था, यानी एक किताब की मोटाई देख के थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में आता है बच्चा। अच्छा, तैयारी का क्राइटेरिया समहाउ देखिए, समय कोई भी हो, बुक्स वही होती हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि आपकी एनसीईआरटी जो सीबीएसई आपको बुक्स देता है वो फाइनेस्ट एंड बेस्ट बुक्स हैं। आप उन बुक्स को आज भी 2 से 3 बार अगर पढ़ोगे तो आपका मार्किंग यानी कि स्कोर जो है बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, एनसीईआरटी ने आजकल, जैसे हमारे टाइम पे एग्जाम्पलर नहीं होता था, अभी आजकल एग्जाम्पलर नाम से एनसीईआरटी बुक्स निकालता है। आप देखोगे जो हमारे टाइम पे जैसे एमसीक्यूज नहीं आते थे, हमारा प्रॉपर पैटर्न पेपर एग्जाम आता था, 100 मार्क्स का पेपर होता था, अभी आजकल 80 मार्क्स का पेपर हो गया है। 20 मार्क्स आपके जो हैं स्कूल के परफॉर्मेंस पे और इंटरनल मार्क्स पे डिपेंड करता है। उस आउट ऑफ 80 मार्क्स में से आपके 20 एमसीक्यूज होते हैं। तो 20 एमसीक्यूज में से आप देखोगे जब पिछले 10 में मतलब 10 सालों के जो एग्जाम पेपर हैं, प्रीवियस पीवाईक्यूज हैं, उसका 70 to 80% आपके एज इट इज़ एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, जो ओवरऑल अगर आप फोकस होकर के अगर मतलब एनालाइज करोगे आपके बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चंस को, तो आप पाओगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों से मिलाकर के 80% क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं। उसमें ना ही वैल्यू चेंज होती है, ना ही डिजिट चेंज होती हैं। अच्छा, अगर आपको आईआईटी की तैयारी करनी है, आगे फर्दर और चीज़ों मैथ्स में एकदम मास्टर बनना है, तो आप बिल्कुल आर डी शर्मा कर सकते हो। वरना एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, अगर इन दो चीज़ों को भी आप करते हो तो यू कैन ईजिली स्कोर मोर देन 90%। तो आर डी शर्मा हमेशा पढ़ना अच्छा नहीं होता। अच्छा, आर डी शर्मा में भी आपको बड़े अच्छे तरीके, अलग तरीके से पढ़ना होगा। आर डी शर्मा में क्या होता है, आपका एक ही तरीके के 100 क्वेश्चंस दे दिए। अच्छा, ये तरीका क्या है, नर्सरी के बच्चे को हम 1 2 3 सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, तो उससे हम मेमोराइज करवाते हैं एक ही चीज़ को 100 टाइम्स। बट हमने देखा एक हार्ड एंड सेफेस्ट रूल है, थोड़ा हार्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक रूल होता है 10-10-2 जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। 10 टाइम्स आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ याद करने के लिए रीड करनी है, फिर 10 टाइम्स उसे आपको लर्न करना पड़ेगा, और 2 टाइम्स आपको उसको रीड यानी कि राइट करके प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसे बोलते हैं 10-10-2 रूल। अगर 10-10-2 रूल को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको चीज़ें लगभग 90% आपके दिमाग में रह जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज़ फिट होती है। ये हमारा माइंड भी एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह होता है, हमें चीज़ें जैसे ही वो सामने आती है हम उसे आराम से आंसर कर सकते हैं। अगर 10th की तैयारी करनी है, आज भी मैं यही कहूँगा कि देखो, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाने के बजाय आप एक ही सोर्स को 10 टाइम्स रिवीजन करो। यानी 10-10-2 रूल में ये चीज़ आती है, आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को मिलाकर के 10 टाइम्स पढ़ लेते हो तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। कोई आपका चांस ही नहीं है कि आपके मार्क्स कम आ जाएं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मार्क्स पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 80% आते हैं, 90 आते हैं, 100 आते हैं। ये क्या होता है, ये उस समय का खेल होता है कि जब आप उस टाइम पे आंसर राइटिंग कर रहे होते हो, बहुत बार ह्यूमन एरर हो जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, हम जल्दबाजी में 6 का 9 समझ लिया, तो ये बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। इसको कोई भी बंदा कर देता है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कर देता है। तो अबव 90% ऑल स्टूडेंट्स आर सेम। हम किसी को ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ये 91 आए, इसके तो लास्ट ईयर 94 थे 9th में, या 96 थे, ऑल आर सेम। और इवन मैं कहूँगा कि 85% से ऊपर का बच्चा आपका इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है 95 के अकॉर्डिंग। अगर आप देखोगे 95% से ऊपर जिसके मार्क्स आते हैं, बहुत बार वो बच्चे क्या करते हैं कि वो थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हम अपने आप में एक छोटा बच्चा है, वो समझदार नहीं है, वो क्या समझता है मुझे सब कुछ आता है। बट एग्जैक्टली चीज़ें क्या हैं कि उसे सब कुछ नहीं आता, इवन किसी को भी सब कुछ नहीं आ सकता है। तो हमें उसके लर्निंग स्कोप को जगाए रखने के लिए हमें उसे थोड़ा बहुत चीज़ें उसे कम करके देनी होंगी। ये आजकल सीबीएसई ने पैटर्न अच्छा बनाया है, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, बट इज इट पॉसिबल टू स्कोर 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन हिंदी एंड इंग्लिश? एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग द मार्क्स कि आपके 100 आउट ऑफ 100 लैंग्वेज में आ रहे हैं। ये तो इम्पॉसिबल होता है कि कोई एरर ना हो लैंग्वेज में, हमेशा होता है। बट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मॉरलाइज करने के लिए सिलेबस को भी कट किया गया, मार्किंग स्कीम को ईजी किया गया है। बट हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि आपको पढ़ना कैसे अच्छे से है। तो 10th की तैयारी, 9th की तैयारी और 12th की तैयारी आज भी एनसीईआरटी की ही बुक्स पर डिपेंडेंट है। आपको बस ये है कि हमारे टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते थे, अब आपको एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर दोनों पढ़नी चाहिए। आप आर एस शर्मा या आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा ये जो भी लगाना चाहते हो, आप अपने पर्सनल चॉइस पर लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है।
अगर मैं सिर्फ सीबीएसई की बात करूँ तो इसके लिए क्या हमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल की ज़रूरत है या सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर काफ़ी है? अगर आप सीबीएसई की बात करोगे तो सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जरूरी है, बट आपको फर्दर नॉलेज चाहिए, आपको मास्टर बनना है किसी भी चीज़ में या शार्प करना है खुद को ज़्यादा, तो आप आर डी शर्मा लगाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आर एस अग्रवाल भी कर सकते हैं, दोनों बुक अच्छी हैं। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पढ़िए। ओके। तो आनंद जी, साइंस के लिए क्या आपकी मेथोलॉजी है? क्योंकि साइंस एक बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है और इसके अंदर आई थिंक अभी भी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों होते होंगे, या अभी ये एक ही साइंस की बुक के अंदर आ रहे हैं? देखिए अभी भी अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो वो एक ही है, बट जैसे आप रिफ्रेशर्स पे चले जाते हो, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर है, ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेपरेट बुक्स देते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप बायोलॉजी की प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़िए, केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़िए। आपको एक्स्ट्रा बुक्स के तौर पर अगर कुछ पढ़ना है तो आप एडुकार्ट की बुक पढ़ सकते हो। उसमें एडुकार्ट में क्या है कि आपके पीवाईक्यूज़ होते हैं और आपके सैम्पल आंसर्स भी होते हैं जो बोर्ड्स पे प्रीवियस आपके स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, तो आपको एक वे ऑफ राइटिंग भी पता चलेगा उससे। तो आप साइंस में एनसीईआरटी प्लस एडुकार्ट और प्लस एग्जाम्पलर, मैं फिर से एग्जाम्पलर का नाम लूँगा मैथ्स की तरह ही, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी उसे भी देती है और आपके एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी आप पाओगे कि 70 to 80% आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका एज इट इज़ मिलेगा। आपको फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप एडुकार्ट पढ़ सकते हो। तो बेसिकली एनसीईआरटी और एडुकार्ट है साइंस के लिए। जी। पता है हमारे ज़माने में क्या होता था? हमारे ज़माने में होता था कि हम लोग बायोलॉजी के लिए पढ़ते थे एनसीईआरटी, फिज़िक्स के लिए हमारा होता था एक रेफरेंस बुक होती थी उसमें, हाँ लक्ष्मी सिंह, और केमिस्ट्री के लिए भी लक्ष्मी सिंह होती थी और वो हमारे को पढ़नी ज़रूरी होती थी। तो क्या आज भी हमें लक्ष्मी सिंह पढ़नी पड़ती है? देखिए आपने जो वर्ड बोला ना जरूरी, ये जरूरी नहीं है। अब बट बच्चे को क्या है कि अगर थोड़ा इजी लैंग्वेज में चाहिए, एनसीईआरटी में क्या चीज़ें थोड़ा सा क्विक बता दी गई हैं, क्विकली बता दी गई है, बट लखवीर सिंह और रिफ्रेशर्स में उसको क्या किया गया, थोड़ा इलेबोरेट करके बताया गया है। अच्छा, लखवीर सिंह की एक और चीज़ है कि अगर आप उसे पढ़ोगे तो बड़ी ईजी लैंग्वेज है, आपको लगेगा आप किसी टीचर से या स्टूडेंट से ही बात कर रहे हो, आपस में एक ओपन डिस्कशन चल रहा है। तो आप उसे अपनी नॉलेज को थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए, उसे अच्छे से टॉपिक को समझने के लिए, बहुत बार क्या होता है, अब हमने बच्चे को पढ़ा दिया, वो भूल गया कि सर ने क्या बोला था, तो मैं लखमीर सिंह बिल्कुल सजेस्ट करूंगा अगर, बट बच्चे को उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी की बहुत छोटी बुक होती है, आपको नोट्स मिल गए, बट आपको थोड़ा सा और ब्राइट होना है नॉलेज में, तो आप लखमीर सिंह बिल्कुल पढ़िए। ये मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि लखमीर सिंह मत पढ़िए। आपको अगर अच्छी नॉलेज पानी है, किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, तो ऑफ कोर्स आपको लखमीर सिंह पढ़नी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, लैंग्वेज एकदम इजी एंड सिंपल है, किसी भी कॉन्सेप्ट के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं उसमें। आपको उसमें फर्दर आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आप अगर 10 एग्जांपल किसी चीज़ के पढ़ रहे हो तो एक या दो आपको याद रह जाएंगे, और आपके जो आप क्वेश्चन पेपर आएंगे, आपके सामने बोर्ड्स के पेपर आएंगे, आप उनमें ईजिली आप विद एग्जांपल्स चीज़ें लिख पाओगे। तो लखमीर सिंह बिल्कुल अच्छी किताबें हैं, बट आपको सिर्फ जैसे आपको ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी, आप कम किताबें पढ़ना चाहते हो, तो एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड एडुकार्ट। अगर आपको ज़्यादा और ब्राइट होना है नॉलेज में, तो आप लखमीर सिंह बिल्कुल पढ़िए। तो आनंद जी, आपका सोशल साइंस की ओर क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है 9th और 10th के लिए, क्योंकि मार्क्स तो मतलब टोटल काउंट होता है, टोटल की एवरेज। अगर जहाँ पे बंदे ने मैथ्स में स्कोर करना है, साइंस में स्कोर करना है, वहीं वो सोशल साइंस से भी स्कोर कर सकता है। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है 9th और 10th में सोशल साइंस की पढ़ाई के लिए, और इसी के साथ साथ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जिसने पढ़ना हो? देखिए सोशल साइंस को हम 10th क्लास में थोड़ा सा इजी पार्ट में ले लेते हैं, साइंस और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट हमें सोशल साइंस पे भी उतना ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, सोशल साइंस में क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट 4 पार्ट हो जाते हैं, 4 सेक्शन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। सोशल साइंस का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड भी है, बच्चे इसे थोड़ा डिनाई कर देते हैं स्टार्टिंग में, इसे थोड़ा ये सोचते हैं कि तो स्टोरी टाइप है, हम आसानी से कर लेंगे, बट वो एंड में जाके लोगों के लिए टफ भी हो जाता है। बहुत बार टफ क्यों हो जाता है, उसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, आप डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको एक टाइम चाहिए। अगर आप टाइम नहीं दोगे सोशल साइंस को, तो कभी भी आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते हो। अच्छा, सोशल साइंस के बिना आप इंडिया के अंदर कुछ अच्छा गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे।
अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, अच्छा ऑफिसर बनना है, बहुत बच्चों का सपना होता है कि भाई मुझे एसडीएम बनना है, मुझे एसपी बनना है, एसएसपी बनना है, तो आपको सोशल साइंस में स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको वहाँ हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है। हिस्ट्री में आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो जाते हैं आपके, कि आपका मेडिवल हिस्ट्री अलग हो गया, एंशियंट हिस्ट्री अलग हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री अलग हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। आपके एक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो गए। हिस्ट्री भी 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, उसमें क्या है, जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपको सोशल साइंस बहुत बेसिक पढ़नी पड़ेगी। 6 to 12 आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर हाल में पढ़नी होगी। इकोनॉमी आपकी 9th से इंट्रोड्यूस होती है, तो आपको 9, 10th, 11, 12th में काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में स्ट्रांग होना है तो 6 to 12 आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। यूपीएससी का भी आप देखोगे तो 70-80% सिलेबस एनसीईआरटी पे ही डिपेंड करता है, उसी पे बेस्ड भी है। आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ोगे सोशल साइंस की, तो आप फर्दर आगे अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हो तो वो बन सकते हो। तो सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी आर द बेस्ट बुक। मैं कोई भी और बुक सजेस्ट नहीं करूँगा एनसीईआरटी के अलावा। आपको फर्दर रिफ्रेशर्स वगैरह जो आती हैं सोशल साइंस की, सब बेकार हैं। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहिए। बहुत अच्छी किताब है और आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ते हो तो। थैंक यू आनंद जी, आपने जो पर्सपेक्टिव दिए बहुत अच्छे हैं एंड मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेनिफिशियल होंगे 9th और 10th के स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। बाकी में अगर किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए हो इसकी कोचिंग से रिलेटेड तो आनंद जी को ज़रूर कांटेक्ट करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, आपका भी एक पता चले कि आपकी क्या ओपिनियन है इस सब को लेकर। थैंक यू।